दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव और चुनाव में गलतफहमी पैदा होना या वो राजनीतिक दल जो चुनाव में अपने तरह की परिस्थितियां पैदा हों, उसके लिए दूसरी की पार्टी को खींच करके ला के खड़ा कर दे, ये काबिलियत हर नेता के अंदर, हर पार्टी के अंदर नहीं होती। पहले मोदी जी ऐसा करते थे कि वो पिच खुद तैयार करते थे और उसी पिच पर कांग्रेस को लाकर मजबूर करते थे कि वहां के बैटिंग करे। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कुछ हो गया है। एक स्मूथली चुनाव चल रहा था। मुद्दे केंद्र सरकार से जुड़े हैं तमाम, या जो पार्टी की तोड़फोड़ हुई या लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए उस पर आधारित थे। लेकिन एक छोटी सी भूल कभी कभी बहुत बड़ी कीमत अदा करने के लिए मजबूर कर देती है। और शायद जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या राजनीतिक जानकार हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये गलती भाजपा ने कर दी। अब हुआ क्या दोस्तों? महाराष्ट्र चुनाव की लड़ाई में लाडली बहना योजना पे भाजपा को काफी भरोसा था और उसे लग रहा था कि राष्ट्रवाद के नाम पर, इस योजना के नाम पर हम चुनाव को हरियाणा की तरह चुपचाप जीत जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? चुनाव चल रहा था, तमाम अंतर्विरोध था। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक मुद्दे नहीं थे, मराठा आरक्षण भी था। पुरानी पार्टियों के साथ जो अंजाम सरकारों द्वारा दिया गया था वो भी था, जो लोकसभा चुनाव में भी था। लेकिन एकाएक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे भाजपा के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस से गलती हो गई, या ये कहिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया या पार्टी ऐसा चाहती थी, यदि ऐसा होना नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने नागपुर की रैली में जो लगातार संविधान की रक्षा, संविधान बचाओ अभियान, तमाम तरह के इस तरह के वाक्यात करते आए हैं, जातिगत जनगणना, जो ये मुद्दे महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं थे, उस मुद्दे को पैदा करना चाहते थे, और गलती देवेंद्र फडणवीस से हो गई। उस लाल किताब को दिखा करके, संविधान की लाल किताब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दिखाकर उन्होंने संविधान की रक्षा की बात की कि संविधान को बचाना होगा। जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के अंदर जोरी है, वो हम करके रहेंगे। आप करते हो करो, नहीं आपके बाद जो दूसरा प्रधानमंत्री होगा वो करेगा। ये राहुल गांधी का वाक्य तो हमेशा राहुल गांधी कहते आए हैं, और इसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में हुआ। गलती यहां क्या हो गई? देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दे दिया। और जवाब क्या दिया? ये जो राहुल गांधी लाल किताब दिखाते हैं, ये क्या है? ये माओवादिता नहीं है तो क्या है? माओ यानी मार्क्स, अर्बन नक्सली तक उन्होंने कह दिया कि लाल किताब दिखाते हैं, इसका मतलब ये अर्बन नक्सली से उसको जोड़कर बात कह गए, और शायद यहां पे गलती हो गई। दलितों का अभिमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। हाथ पे राहुल गांधी के हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था। कहा क्या वो पूरे पन्ने की किताब है, किताब खोखली है, न जाने तमाम इस तरह के दावे प्रतिदावे मीडिया के अंदर चल रहे हैं। लेकिन दिखाया था भारतीय संविधान। अगर भारतीय संविधान की वो लाल किताब है तो राहुल गांधी ने नहीं बनाई, उस सरकार ने बना के छपवाया। अब सवाल इस बात का है कि उसको अर्बन नक्सलवाद से जोड़ करके शायद यहां एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और इसी का फायदा राहुल गांधी ने उठा लिया। और शायद राहुल गांधी चाहते थे कि भाजपा ये गलती करे और महाराष्ट्र के चुनाव को संविधान बचाओ, जातिगत जनगणना, दलितों का अपमान, बाबा साहब भीमराव का अपमान, इस मुद्दे को महाराष्ट्र की राजनीति में पैदा किया जाए, और इसमें वो सफल हो गए। भाजपा ये समझती है
कि शायद उसने इस आग में कूद करके बहुत बड़ी राजनीतिक समझदारी का परिचय दिया है। हो सकता है कि उसकी कोई सियासत का ही पार्ट हो, लेकिन जो जानकार है उनका कहना है कि भाजपा को यहाँ शांत रहना चाहिए था। मुद्दों को हवा देकर उन्होंने आग की तरह जंगल में फैला दिया। दोस्तों, इसका क्या असर रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, इसके पहले हम डिटेल्स में आते हैं। उसके पहले आपसे एक पुनः निवेदन कि दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में जो लगातार आपका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, आपसे एक निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक बात और कि जो लोग दिल्ली सहारा को मजबूती के लिए आर्थिक मदद करना चाहते हैं, वो हमारे बेल बटन को दबा दें, थैंक्स बटन को दबा दें, और जो भी वो राशि देना चाहते हैं, दे सकते हैं। दोस्तों, अब महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल में जो नहीं था वो हो गया। यानी कि राहुल गांधी ने नागपुर को सीधे चैलेंज कर दिया। ये नागपुर को चैलेंज करने मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो उसका हेडक्वार्टर है, उसको सीधे चैलेंज किया, उसके गढ़ में चैलेंज किया और कहा तुम्हें जो करना है जाके कर लो। राहुल गांधी किसी से डरता नहीं है। संविधान को अपने जीते जी बचा के रखेंगे और जाति की जनगणना करा के रहेंगे। किसी की हिम्मत हो तो रोक लेना, तुम नहीं करोगे, तुम्हारे बाद दूसरा प्रधानमंत्री आएगा वो करेगा। इतना विश्वास, और ये खुला चैलेंज आरएसएस को किया। देखिए, सही मायने में महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, आरएसएस लड़ रही है, क्योंकि ये आरएसएस की नाक के सवाल है। और नाक का सवाल ही नहीं बल्कि नागपुर का भी सवाल है, क्योंकि आरएसएस का गढ़ महाराष्ट्र में है और आरएसएस चाहती है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। ऐसे में जानबूझ करके राहुल गांधी ने वहां चैलेंज किया और आज फिर ना उसी नागपुर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक सीधा चैलेंज फिर भाजपा को और आरएसएस को किया। अब सवाल इस बात का है कि नागपुर निशाने पे क्यों है कांग्रेस के, क्यों भाजपा को निशाने पे नहीं ले रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि महाराष्ट्र का चुनाव आरएसएस के इशारे पर हो रहा है, आरएसएस की गतिविधियों पर हो रहा है, और आरएसएस को मजबूर किया जा रहा है कि वो गलती करे और हमारी पिच पे आके बैटिंग करे। जो पिच हम तैयार करेंगे उस पर बैटिंग करे, और शायद इसमें कहीं ना कहीं आज की दृष्टि से कांग्रेस सफल होगी। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि जहां पर भाजपा ने उसको चुनाव में जो टाइम मिला, ये चुनाव हरियाणा के साथ होना चाहिए था, लेकिन उसको चुनाव में टाइम मिल गया, उसने तमाम योजनाओं को अंजाम दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव के ऐलान के 10 दिन पहले तक 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की गई। क्या सच्चाई है, ये आरोप प्रियंका चतुर्वेदी ने लगाया है, जो शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता हैं। यानी कि इसके पीछे क्या साजिश है, सरकार ने क्या किया है, कैसे इनको पता कि चुनाव घोषणा होने वाली है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। असलियत क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। अब दोस्तों, मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। सवाल इस बात का है कि गलतियां भाजपा करती जा रही है। अब इसमें महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों को मौका है कि हम कैसे चुनाव की सियासत को बदल दें। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव महाविकास आघाड़ी का सही मायने में शरद पवार जैसा धूर्त राजनीति कर रहा है, जिसको कि जितने एक 50-5 दशक राजनीति में बीत की जितनी लोगों की जिंदगियां होती हैं, और उस पर कोई गलती कर जाना, उसकी भारी कीमत ही चुकानी पड़ती है। अब देखिए, भाजपा की तरफ से अगर हम देखें तो हो सकता है कि वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी कब तक इस मुद्दे से भागा जाए। अंतोगत्वा उसको लगा कि शायद हम लाडली बहन योजना के तहत इतनी अच्छी हमारी तैयारी हो चुकी है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, शायद उसने इसीलिए इस आग में कूदना पसंद किया। लेकिन भाजपा क्या सोचती है, ये सच्चाई हमें नहीं पता। लेकिन जो महाराष्ट्र का माहौल है वो इतना एक तरफा चुनाव नहीं है। चुनाव बहुत फंसा हुआ है और प्रतिदिन और फंसता जा रहा है। चुनाव कोई भी जीत सकता है, अघाड़ी भी जीत सकता है, क्योंकि अघाड़ी का अतीत लोकसभा चुनाव का बहुत अच्छा रहा है।
नया कुछ क्या हुआ है ये वक्त बताएगा, 23 नवंबर बताएगा। लेकिन एक बात होता है कि गलतियां महाराष्ट्र के अंदर हो रही हैं। अब संविधान बचाओ को लेकर के अगर ये नारा बुलंद होता है, जातिगत जनगणना, महाराष्ट्र जो मराठियों का आरक्षण है, दलितों का अपमान है, इस तरह के मुद्दे निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया आयाम पैदा कर सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि होगा क्या? इस तरह के मुद्दों से आकर के महाराष्ट्र की राजनीति क्या बदलेगी? यहां पर एक चीज और देखने वाली बात है दोस्तों। अजीत दादा पवार वैसे तो एनडीए में हैं, फडणवीस के भी मित्र हैं, सिंधे के विरोधी हैं, सिंधे को कहीं ना कहीं साइडलाइन करना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए, जातिगत जनगणना की जब बात आई तो खुलेआम अजीत दादा पवार कहते हैं, एनडीए के विरोध में जाकर कहते हैं कि हाँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कम से कम पता तो चले कौन क्या कितना है, कहां पे खड़ा है। आखिर ये साहस क्यों दिखाया गया? किसको खुश करने के लिए दिखाया गया, किसको नाराज किया गया? लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, आरएसएस के काफी जाने पहचाने चेहरे गडकरी साहब ने क्या बयान दिया? अभी किसको है, वो किसको लात मारना चाहते ये नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया कि जो जाति की बात करेगा वो लात मार के बाहर होगा, लात मार के, ये गडकरी साहब का बयान है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जातिगत जनगणना के बारे में दबी जुबान से आरएसएस ने भी हामी भरी, केरला के 5 दिन के 3 दिन के सम्मेलन। अब इशारा वो किसको करना चाहते हैं? क्योंकि गडकरी जी चुनाव में बहुत अहम भूमिका अदा नहीं कर रहे हो, नई भाजपा चाहती है कि गडकरी जी के कारण कुछ नया कुछ हो जाए, क्योंकि गडकरी जहां से आते हैं वहीं से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, लेकिन दोनों के बीच में 36 के आंकड़े हैं। जो माहौल बना है, इस माहौल को कैसे लाल किताब से अब बाहर आया जाए, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चुनाव अब लाल किताब, अर्बन नक्सलवाद, इन पर आकर रुक गया है। अब देखिए, यहां पर एक बात और है कि लाखों करोड़ की योजनाएं महाराष्ट्र के अंदर सरकार ने चुनाव के चंद महीने पहले घोषित की, उस पर काम किया। इसका फायदा कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव का पैटर्न मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश में कई सालों तक इस पर काम किया गया, लेकिन ये काम महाराष्ट्र में कई सालों कई महीनों पहले नहीं किया गया, कुछ महीनों पहले। इसका फर्क कितना होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वहां पर एक बात और है कि लगातार भाजपा नेताओं का विरोध भी हो रहा है। अब अजीत पवार अगर ये कहें कि महाराष्ट्र में योगी का मुद्दा नहीं चलता और योगी के मुद्दे को मोदी जी कहें कि उसके अलग एक मुद्दा है, तो आखिर लोग चाहते क्या है? हर व्यक्ति की जुबान अलग अलग क्यों है? जिसकी जितनी ढपली उतनी राग क्यों? योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन मोदी जी ने बटो दे कटो की बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा? एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्यों? आखिर क्या मोदी जी योगी की बात से सहमत नहीं है, या बटोगे तो कटोगे जैसा नारा काफी तीखा है जिसको वो अपनी जुबान से लाना नहीं चाहते? लेकिन दोनों के मुद्दों के अलावा अजीत दादा पवार जो 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये भाजपा ने उनको सीट दी है। उनका कहना है कि योगी का ये बयान महाराष्ट्र की राजनीति में लागू नहीं होता। मराठी मानुष इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करता, इसलिए ये बयान महाराष्ट्र के लिए कहीं से भी सकारात्मक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि खेल क्या कुछ और चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद अजीत दादा पवार अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए शरद पवार के पास शरणागत हो जाएं अपने विधायकों को लेकर? क्या इस तरह का कुछ खेल चल रहा है?
कहीं ऐसा ही खेल भी हो सकता है कि अजित पवार जानबूझकर ऐसा कर रहे हो क्योंकि सीटों का तो आवंटन हो चुका है। नवाब मलिक की सीट पर वो सिंधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नवाब मलिक की बेटी को वहां से टिकट दिया है अजित पवार ने। तो कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं या जानबूझकर ऐसा कुछ किया जा रहा है जिससे आप अजित पवार के पीछे आइए। अब ये अपनी भूल को सुधार करना चाहते हैं या कोई चोट पहुंचा करके अपनी जो इनका कद है उसको बढ़ाना चाहते हैं। वैसे लोगों का मानना है कि अजीत पवार इस चुनाव में निपट जाएंगे और उनको निपटाने बहुत सारे लोग चाहते हैं। शरद पवार भी चाहते हैं, सिंधी भी चाहते हैं। अब फर्नांडिस सिंधियों को निपटाना चाहते हैं। इस निपटाने के चक्कर में कहीं मायावती ना निपट जाए, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी चुनाव फिर आकर के हिंदू मुसलमान के आसपास खड़ा हो गया है और सवाल इस बात का है कि इन परिस्थितियों के इर्द गिर्द चुनाव आया सिर्फ एक चुनावी सभा के कारण, और गलती भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे ने कर दी। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं कि गलती हुई या गलती कराई गई, ये सियासत का पार्ट था, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात बहुत तय है कि प्रधानमंत्री और योगी के बीच में जो बर्फ पिघली है उसका फर्क महाराष्ट्र की राजनीति में नजर आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई है कि जितनी सभाएं चाणक्य नहीं कर रहे हैं अमित शाह, उससे ज्यादा सभा योगी कर रहे हैं। और योगी की सभा में बार बार मैंने पहले भी कहा था अपने दूसरे वीडियो प्रोग्राम में कि जब योगी और मोदी जी की मुलाकात लगभग 1.5 घंटे एकांत में हुई है, उसके बाद नड्डा से हुई है, उसके बाद योगी के सितारे फिर बुलंद हो गए। यानी योगी के अंदर खामियां अब नहीं है मोदी जी के पास। यानी योगी को फिर एक मौका मिल गया कि मोदी के बाद योगी। इसका क्या फर्क महाराष्ट्र की राजनीति पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के समीकरण किसी भी सरकार और संगठन के बीच में अत्यधिक अति आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। और शायद अति आत्मविश्वास जो उत्तर प्रदेश में भी नजर आया था उसका नुकसान उठाना पड़ा, और शायद ये नुकसान महाराष्ट्र में अगर उठाना पड़ गया तो भाजपा के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बयानबाजी कुछ भी रही हो, लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र में एक बात को समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में 12% लगभग दलित हैं, 12% लगभग आदिवासी हैं, 13 से 14% मुस्लिम हैं, और मराठियों का वोट बढ़ने के कगार पर नहीं है। इस तरह की बयानबाजी लगभग 40 सीटों को सफर करती है। अगर इस पूरी घटनाक्रम का असर 40 सीटों पर पड़ता है तो निश्चित रूप से चुनाव का जो खेल है वो बदल सकता है। सच्चाई क्या है, क्या होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सी विरोधाभास उठते चले आ रहे हैं। प्रमोद महाजन का नाम आपने सुना होगा। अटल जी के बगल में अगर कोई चेहरा नजर आता था तो स्वर्गीय प्रमोद महाजन थे। महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार प्रमोद महाजन का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे एक सियासत अपना काम कर रही है। उनकी बेटी 2 बार की सांसद पूनम महाजन को भाजपा ने दरकिनार कर दिया है। लेकिन शायद भाजपा ये नहीं जानती थी कि पूनम महाजन का भाजपा से बेहतर संबंध उद्धव ठाकरे परिवार से था, है और रहा है। पूनम महाजन उद्धव ठाकरे को अपना बड़ा भाई मानती हैं और उनकी पत्नी को अपनी बड़ी बहन। आप समझ सकते हैं कि राजनीति में इसका मतलब क्या होता है।
संभावना व्यक्ति जा रही है कि हो सकता है चुनाव के बीच में ही या चुनाव के बाद पूनम महाजन उद्धव ठाकरे का दामन थाम ले। भाजपा को झटके पे झटके की तैयारी है। मुंडे की बेटी भी भाजपा से शायद दूरी बना के रखे हुई है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका चुनाव में कोई ना कोई फर्क तो जरूर पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बार और दिल्ली सहारा के इस प्रोग्राम को अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो हमारे थैंक्स बटन को जरूर दबाइए। शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मुलाकात करेंगे नए विषय के साथ। मैं सतीश श्रीवास्तव, नमस्कार।